रीमा एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी। उसके पिता साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। रीमा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। मेहनत और लगन के दम पर उसने बैंक की नौकरी हासिल कर ली। जब नौकरी लगी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बटी। उसके माता पिता को लगता था कि अब उनकी बेटी का जीवन सुरक्षित हो गया है। इसी दौरान बैंक में उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। दोनों साथ काम करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। आदित्य एक बड़े कारोबारी परिवार से था। शुरू में उसके घर वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शादी से पहले आदित्य की मां ने एक शर्त रखी, अगर इस घर की बहू बनना है तो नौकरी छोड़नी होगी। हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। रीमा के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्यार में भरोसा अक्सर तर्क से ज़्यादा मजबूत होता है। रीमा ने सोचा कि आदित्य उसका साथ देगा, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि इस घर में लोगों की कीमत उनके संस्कारों से नहीं, बल्कि उनके मायके की हैसियत से तय होती है। उसकी जेठानी निधि एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। जब भी निधि के मायके से कोई आता, पूरा घर स्वागत में लग जाता। महंगे पकवान बनते, विशेष इंतजाम किए जाते और घंटों उनकी खातिरदारी होती। लेकिन जब रीमा के माता पिता आते तो माहौल बिल्कुल बदल जाता। औपचारिक मुस्कान, 2 कप चाय और कुछ बिस्कुट, बस इतना ही। रीमा के पिता स्वाभिमानी इंसान थे। वह कभी शिकायत नहीं करते थे। हर बार मुस्कुराकर बेटी से कहते, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रह। लेकिन एक बेटी अपने माता पिता की आंखों में छिपा दर्द पहचान ही लेती है। एक दिन रीमा ने देखा कि उसकी माँ बाहर बरामदे में अकेली बैठी है, जबकि घर के बाकी लोग अंदर हंसी मजाक में व्यस्त हैं। उसका दिल भर आया। उसी रात उसने आदित्य से कहा, क्या गरीब होना इतना बड़ा अपराध है कि मेरे माँ पापा को हमेशा अलग नज़र से देखा जाता है? आदित्य कुछ पल चुप रहा। शायद उसने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में जमा दर्द को महसूस किया था। शादी को लगभग 7 महीने हो चुके थे। रीमा ने धीरे धीरे घर के सभी काम सीख लिए थे। हालांकि उसकी सास कमला देवी और जेठानी निधि को उसमें हमेशा कोई न कोई कमी नजर आ ही जाती थी। कभी खाने में नमक कम होने का ताना मिलता तो कभी घर के काम में देर होने का। रीमा सब कुछ चुपचाप सह लेती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसके अच्छे व्यवहार से सबका दिल जरूर जीत लेगी। एक सुबह घर में अचानक हड़कंप मच गया। कमला देवी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, अरे कोई देखो, मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ गई? कल रात तक तो मेरे पास थी। आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग उनके कमरे में पहुंच गए। कमला देवी बार बार अपनी अलमारी, दराज और कपड़ों को उलट पुलट कर देख रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मम्मी जी, आपने कहीं और तो नहीं रख दी? आदित्य ने पूछा। नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है। रात को मैंने अंगूठी उतार कर इसी डिब्बे में रखी थी। सुबह देखा तो गायब है। पूरा घर अंगूठी ढूंढने में लग गया। कोई सोफे के नीचे देख रहा था तो कोई कमरे की अलमारी खंगाल रहा था। तभी निधि धीरे से अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल रात आपके कमरे में आखिरी बार रीमा ही गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। कमला देवी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने एक नज़र रीमा की तरफ देखा, जो रसोई से पानी लेकर आ रही थी। रीमा, कल रात तुम मेरे कमरे में गई थी? जी माँ जी, आपकी दवाई रखने गई थी। और कोई चीज़ हाथ तो नहीं लगाई थी? रीमा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। माँ जी, आप कहना क्या चाहती है? कमला देवी ने गुस्से में कहा, मैं वही कह रही हूँ जो साफ दिखाई दे रहा है। कमरे में तुम गई थी और आज अंगूठी गायब है। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस घर के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसी घर में उस पर चोरी का शक किया जा रहा है। माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हर चोर यही कहता है। यह सुनते ही रीमा की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन इस बार उसने चुप रहने की बजाय अपनी बात कहने का फैसला किया। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं साधारण परिवार से हूँ? क्या इसलिए कि मेरे पिता करोड़पति नहीं है? जब भी घर में कुछ खोता है सबसे पहले शक मुझ पर ही क्यों किया जाता है? कमरे में सन्नाटा छा गया। रीमा की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में वर्षों का दर्द छिपा था। जब आपकी बहू निधि भाभी से कोई गलती होती है तो आप कहते हैं कि इंसान से भूल हो जाती है, लेकिन जब बात मेरी आती है तो सीधा दोषी बन जाती हूँ। आखिर क्यों? कमला देवी कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय घर के सबसे छोटे सदस्य आरव की आवाज़ सुनाई दी। दादी, आप सब मेरी वजह से परेशान हो क्या? सभी लोग ने मुड़कर देखा। 8 साल का आरव अपने हाथ में वही हीरे की अंगूठी लिए खड़ा था। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? आरव मासूमियत से बोला, कल मैं जादू वाला खेल खेल रहा था। आपके ड्रेसिंग टेबल पर अंगूठी रखी थी। मैंने उसे उठाकर अपने खिलौने वाले बॉक्स में छिपा दिया था, फिर भूल गया। इतना सुनना था कि कमरे में खामोशी छा गई। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द से ज़्यादा उसमें अपमान था। कमला देवी की नज़रें झुक चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने बिना किसी सबूत के अपनी बहू पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया था। लेकिन रीमा के दिल पर जो चोट लगी थी वह इतनी आसानी से भरने वाली नहीं थी। अंगूठी वाली घटना को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन रीमा के दिल पर लगी चोट अभी भी ताज़ा थी। कमला देवी ने उस दिन उससे माफ़ी तो नहीं मांगी थी, लेकिन उनका व्यवहार पहले से थोड़ा बदल गया था। फिर भी रीमा के मन में एक खालीपन था। उसे महसूस होता था कि इस घर में आज भी उसे पूरी तरह अपनाया नहीं गया है। एक दिन तीज का त्यौहार आने वाला था। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। निधि के मायके से महंगी साड़ियाँ, मिठाइयाँ और ढेर सारे उपहार आ चुके थे। पूरे घर में होने की चर्चा हो रही थी। कोई साड़ियों की तारीफ कर रहा था तो कोई मिठाइयों की। रीमा चुपचाप यहाँ सब देख रही थी। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे इतने महंगे उपहार भेज सके। वैसे भी उसके पिता पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। वह जानती थी कि उनके लिए दवाइयों का खर्च उठाना ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसने उनसे किसी भी तरह के शगुन की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जब पूरे घर में मायके से आए सामान की बातें हो रही थी तो उसके दिल में एक कसक जरूर उठ रही थी। उस रात वह अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। आदित्य ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली। क्या बात है रीमा? उसने प्यार से पूछा। रीमा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। यह सुनकर रीमा की आंखें भर आई। बस आज माँ पापा की बहुत याद आ रही है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे माँ पापा बहुत अच्छे हैं, रीमा ने धीरे से कहा। अच्छे तो है, लेकिन मजबूर भी है। कभी कभी लगता है कि गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। आदित्य कुछ देर तक चुप बैठा रहा। अगले दिन सुबह घर में अचानक हलचल मच गई। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ें आई। कमला देवी और बाकी परिवार के लोग आंगन में पहुंचे तो देखा कि एक छोटा ट्रक घर के सामने खड़ा है। ट्रक से कई पैकेट और डिब्बे उतारे जा रहे थे। कमला देवी हैरानी से बोली, यह सब किसके लिए आया है? तभी एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, यह सामान रीमा जी के लिए है। यह सुनकर सभी चौंक गए। रीमा भी बाहर आ गई। उसने कभी यह सामान नहीं देखा था। तभी उस आदमी ने एक लिफाफा उसके हाथ में दिया। रीमा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी उसके पिता ने लिखी थी। उसमें लिखा था, बेटी, हमें पता है कि हमारी हैसियत बड़ी नहीं है, हम तुम्हें महंगे उपहार नहीं दे सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हें कभी यह महसूस ना हो कि तुम्हारा मायका तुम्हारे साथ नहीं है। यह सामान हमारे गांव की महिलाओं ने मिलकर भेजा है। किसी ने अचार बनाया है, किसी ने मिठाई, किसी ने तुम्हारे लिए हाथ से कढ़ाई की हुई साड़ियाँ तैयार की है। यह सब हमारी तरफ से नहीं, बल्कि उन लोगों की तरफ से है जो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वहाँ खड़े सभी लोग भावुक हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा झटका कमला देवी को लगा था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि
अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कीमत किसी दौलत से नहीं लगाई जा सकती। उसी समय एक और बात हुई जिसने पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। निधि के मायके से आए महंगे उपहारों की चर्चा बंद हो चुकी थी और सभी लोग रीमा के पिता की चिट्ठी के बारे में बात कर रहे थे। कमला देवी पहली बार अपनी छोटी बहू को नए नज़रिए से देखने लगी थी। तीज का त्यौहार बीत गया, लेकिन रीमा के पिता की चिट्ठी का असर घर के लोगों के मन में बना रहा। खासकर कमला देवी बार बार उस चिट्ठी को पढ़ती थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उन्होंने हमेशा लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति से तौला था। दूसरी तरफ रीमा पहले की तरह ही घर के सभी काम पूरे मन से करती रही। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन दोपहर के समय रीमा के फ़ोन पर गांव से कॉल आया। फ़ोन उसकी माँ का था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उधर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। रीना घबरा गई। माँ, क्या हुआ? उसकी माँ ने कांपती आवाज़ में बताया कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा है। ऑपरेशन का खर्च काफ़ी ज़्यादा था। रीमा का दिल बैठ गया। वह तुरंत गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। नौकरी छोड़ते हुए काफ़ी समय हो चुका था और वह आर्थिक रूप से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थी। फ़ोन रखने के बाद वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। तभी आदित्य वहां आया। उसने सारी बात पूछी तो रीमा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। आदित्य बिना कुछ बोले नीचे गया और अपने पिता को सारी बात बता दी। शाम को जब पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था, तब कमला देवी ने सभी को बुलाया। रीमा भी वहां पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तभी कमला देवी उठी और अपने कमरे से एक फाइल लेकर आई। उन्होंने वह फाइल रीमा के हाथ में रख दी। रीमा ने खोला तो उसके अंदर अस्पताल में जमा कराने के लिए ज़रूरी रकम का चेक रखा हुआ था। रीमा अवाक रह गई। माँ जी, यहाँ? उसकी आवाज़ भर्रा गई। कमला देवी की आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, बेटी, यह मदद नहीं है, यह हमारा फर्ज है। जिस इंसान ने अपनी बेटी को पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही सास है जिन्होंने कभी उसके गरीब होने पर ताने दिए थे। कमला देवी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। रीमा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत नज़र से देखा। मुझे लगता था कि पैसा ही इंसान की असली पहचान है, लेकिन तुम्हारे संस्कारों ने मेरी सोच बदल दी। जिस दिन मैंने तुम पर झूठा शक किया था, उसी दिन मुझे अपनी गलती समझ लेनी चाहिए थी। पूरा कमरा खामोश था। कमला देवी ने पहली बार सबके सामने अपनी बहू से माफ़ी मांगी थी। तभी रीमा फूट फूट कर रो पड़ी और कमला देवी के गले लग गई। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। अगले ही दिन ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। कुछ दिनों बाद जब रीमा अपने पिता को देखने गांव गई तो उन्हें स्वस्थ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। करीब 10 दिन बाद रीमा अपने पिता को स्वस्थ हालत में देखकर वापस ससुराल लौटी। घर पहुंचते ही उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। पूरे घर को फूलों और रंगोलियों से सजाया गया था। दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार लगी हुई थी और आंगन में सभी लोग मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। रीमा हैरानी से कभी सजावट को देखती तो कभी घर वालों को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब किस लिए किया गया है। तभी कमला देवी आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर आंगन के बीचों बीच ले गई। वहाँ एक सुंदर सी थाली रखी हुई थी जिसमें मिठाइयाँ, चुनरी, चूड़ियाँ और कई उपहार सजे हुए थे। रीमा ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी, यह सब क्या है? कमला देवी मुस्कुराई और बोली, आज से इस घर में एक नई परंपरा शुरू हो रही है। सभी लोग उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। कमला देवी ने कहा, जिस बेटी का मायका दूर हो या जिसके माता पिता किसी कारण उसके साथ ना हो, उसे कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अकेली है। इसलिए हमने तय किया कि इस घर में बहू नहीं, बेटी रहेगी और बेटी का पियर हमेशा उसके साथ रहेगा। यह सुनकर रीमा की आंखें भर आई। तभी आदित्य के बड़े भाई और भाभी आगे आए। उन्होंने रीमा को तीज का शगुन दिया और हंसते हुए बोला, आज से हम तुम्हारे बड़े भाई भाभी भी हैं।
रीमा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी कमला देवी ने एक और लिफाफा उसके हाथ में रखा। रीमा ने लिफाफा खोला तो उसमें एक नियुक्ति पत्र था। वह हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैडम, आपकी नौकरी फिर से शुरू होने वाली है। मैंने और पापा ने मिलकर तुम्हारे पुराने बैंक के अधिकारियों से बात की थी। कुछ इंटरव्यू और औपचारिकताओं के बाद तुम्हें नई शाखा में नियुक्ति मिल गई है। रीमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस नौकरी को उसने प्यार के लिए छोड़ दिया, वह फिर से उसके पास लौट आई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसके ससुर बोले, बेटी, आत्मसम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। हमने देर से सही, लेकिन यह बात समझ ली है। रीमा भावुक होकर उनके चरणों में झुक गई। कमला देवी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, बेटिया, चरण नहीं छूटी, उन्हें गले लगाया जाता है। पूरे घर का माहौल भावुक हो गया। कुछ महीनों बाद रीमा ने बैंक में दोबारा काम शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसने बहुत जल्दी एक बड़ी जिम्मेदारी हासिल कर ली। अब लोग उसे सिर्फ किसी की बहू या बेटी के रूप में नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान से जानते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे अपने सम्मान के लिए किसी के सामने सफाई नहीं देनी पड़ती थी। कमला देवी, जो कभी उसके गरीब होने पर ताने देती थी, आज हर किसी के सामने गर्व से कहती थी, यह हमारी बहू नहीं, हमारे घर की शान है। रीमा जब भी अपने जीवन के सफ़र को याद करती तो उसे एक बात हमेशा याद आती थी कि इंसान की कीमत उसके घर, पैसे या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, मेहनत और चरित्र से होती है। और जिस दिन समाज यह बात समझ जाएगा, उस दिन किसी बेटी को गरीब या अमीर कर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि किसी इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और चरित्र से होनी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सम्मान दौलत से नहीं, संस्कारों से मिलता है। और बताइए, अगर आप रीमा की जगह होते तो क्या अपनी सास को इतनी आसानी से माफ़ कर देते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक कमेंट से हमें ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है।